अफनान गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया और इसके माथे से अभी भी खून बह रहा था। अफनान ने बहुत कोशिश की मगर इसको कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली और जो मिलती थी वो रुकती नहीं थी। गजल जो कब से बैठी अफनान को देख रही थी उकता गई। गजल ने बाहर निकल कर कहा, आपसे कुछ नहीं हो सकता। कितनी देर बाद गाड़ी आती है, आप वो भी भगा देते हैं। अफनान ने बेबसी से कहा, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई नहीं रोक रहा। गजल ने तंजिया अंदाज में कहा, ये काम आपके बस का है भी नहीं। अफनान ने कहा, तो तुम कर लो, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। गजल ने कहा, वही करने आई हूँ। अफनान ने हैरानगी से कहा, क्या करोगी तुम। गजल ने कहा, वो आप देख लीजिएगा, अभी आप चुपचाप एक जगह खड़े हो जाएं। अफनान ने कहा, लेकिन बताओ तो करने क्या वाली हो। गजल ने कहा, वो भी पता चल जाएगा, आप खामोशी से एक जगह पर खड़े हो जाएं। अफनान एक जगह खड़ा हो गया। गजल ने कहा, अब देखिएगा एक लड़की को देखकर कैसे लिफ्ट देते हैं सब। अफनान ने तंजिया अंदाज में कहा, अच्छा वो भी देख लेंगे, पहले तुम किसी को रोको तो सही। ध्यान से, कहीं तुम्हें देखकर सब चुड़ैल ही ना समझ लें जो आधी रात को जंगल में घूम रही है। गजल ने कहा, आप 2 मिनट चुप नहीं कर सकते, और सड़क के दरमियान में खड़ी हो गई। अफनान को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। गजल को खड़े काफी टाइम हो गया था कि तभी इसको एक कार अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। हॉर्न की आवाज सुनकर भी गजल साइड पर नहीं हुई। गाड़ी गजल के बिल्कुल करीब आ गई थी मगर वो साइड नहीं हुई। गाड़ी वाले ने अचानक ब्रेक लगाई और गजल नीचे गिर गई। अफनान खड़ा सब देख रहा था। इसे गजल से इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। कार से एक नौजवान लड़का बाहर निकला और इसने गुस्से से कहा, पागल हैं आप जो ऐसे कार के आगे खड़ी थी। अगर आपको खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो और भी तरीके हैं, मेरी ही कार मिली थी आपको। गजल जो अभी तक नीचे गिरी हुई थी इसकी आवाज सुनकर पहचान गई कि ये कौन है। कैसे भूल सकती थी वो इसे, जो इसकी जिंदगी का एक अहम फर्द था, जिसको अनजाने में ही वो अपना सब कुछ मान बैठी थी। आज इतने सालों बाद इसकी आवाज सुनकर गजल को एक अलग सा सुकून मिला। अफनान ने गजल को उठाते हुए कहा, गजल तुम ठीक हो। इसने संजीदगी से कहा, तो ये आपकी बीवी है, ध्यान रखा करें इसका। अफनान ने कहा, सॉरी, और गजल को उठाने लगा। अफनान ने कहा, तुम ठीक हो। गजल ने घबरा कर कहा, जी मैं ठीक हूँ। और वो जैसे ही जाने लगा गजल की आवाज सुनकर मुड़ा। वो इस आवाज को हजारों लोगों में भी पहचान सकता था। गजल ने इसको देखा जो इसे ही देख रहा था। गजल को देखते ही इसने नजरें फेर ली। गजल को इसका ये अमल बहुत बुरा लगा। अफनान ने कहा, क्या आप हमें आगे तक छोड़ सकते हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। इसने संजीदगी से कहा, ठीक है आप बैठ जाएं। अफनान ने कहा, शुक्रिया। परी ने गुस्से से कहा, ये अफनान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, पहले तो वो मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करता था मगर जब से इसकी शादी गजल से हुई है वो मुझे इग्नोर करने लगा है। परी ने गुस्से से कहा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गजल तुम मुझसे जीत नहीं सकती। और फिर से अफनान को कॉल मिलाने लगी। गजल ने एक नजर इसको देखा जो इतने सालों बाद बहुत बदल गया था। जिस चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी वहां अब संजीदगी थी। गजल को अपना आप मुजरिम लगा, इसकी वजह से ही तो वो ये सब हुआ था। अफनान ने पूछा, आपका नाम क्या है। इसने संजीदगी से कहा, बुरहान। अफनान ने कहा, कहाँ रहते हैं आप। बुरहान ने जवाब दिया, इसी शहर का हूँ। अफनान ने कहा, कभी आइएगा आप हमारे घर, हमें भी अच्छा लगेगा। बुरहान ने कहा, जी जरूर, और एक नजर गजल को देखा। इतने सालों बाद आज इसको ये दीदार नसीब हुआ था। गजल खामोशी से बाहर देखने लगी क्योंकि अब वो इसका और सामना नहीं कर सकती थी। अफनान ने कहा, शुक्रिया आपका, आपने हमारी इतनी मदद की। बुरहान ने कहा, इसकी कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। अफनान ने कहा, आप अपना नंबर दे दें, कभी जरूरत पड़ सकती है। बुरहान ने कहा, ये मेरा कार्ड है। बुरहान ने कहा, ओके अब मैं चलता हूँ, और आखिरी नजर गजल पर डालकर चला गया। अफनान ने गजल को खोया हुआ देखकर कहा, चलो अंदर चलें। राबे ने इनको देखकर कहा, कहाँ रह गए थे तुम दोनों, इतनी देर क्यों कर दी। और अफनान, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। अफनान ने कहा, कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस गाड़ी खराब हो गई थी। अफनान ने पूछा, आप बताएं भाई की मंगनी हो गई। राबिया ने कहा, हाँ हो गई है, अब तुम दोनों भी जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे। अफनान ने कहा, जी अम्मी, और वहां से चला गया। गजल भी अपने कमरे की जानिब चली गई। बुरहान जैसे ही अपने कमरे में आया इसने गुस्से से सब कुछ फेंकते हुए कहा, क्यों किया गजल तुमने मेरे साथ ऐसा। बुरहान ने गुस्से से कहा, इतनी आसानी से तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, क्या तुम्हारे लिए मैं इतना ही बेअहम था क्या। आज गजल को देखकर इसके सारे जख्म फिर से भर आए थे। बुरहान ने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा गजल, और वो वहीं रोते हुए बैठ गया। अफनान ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो परी। परी ने गुस्से से कहा थे तुम अफनान, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ मगर तुम्हें तो कोई परवाह भी नहीं है। आजकल कुछ ज्यादा ही गजल के करीब रहने लगे हो। अफनान ने सख्ती से जवाब दिया, तुमने ये सब कहने के लिए मुझे कॉल की है।
परी ने गुस्से से कहा, नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अफनान ने सख्ती से कहा, देखो परी, तुम्हारी मंगनी हो गई है। ये बात नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं अभी भी तुम्हें इतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था, मगर अब तुम मेरे भाई की होने वाली बीवी हो। इस रिश्ते का मेरे दिल में बहुत एहतराम है, इसलिए तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और कॉल काट दी। परी ने गुस्से से कहा, अफनान, तुम अच्छा नहीं कर रहे, इस सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। गजल ने आते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गजल ने रोते हुए कहा, बुरहान, क्यों आए हो तुम मेरी जिंदगी में दोबारा? कितनी मुश्किल से मैंने खुद को समझाया था, मगर तुमने आकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया। मैं पहले ही खुद को तुम्हारा मुजरिम समझती थी, अब तुम्हें इस तरह बिखरा हुआ देखकर मैं खुद को और भी तुम्हारा मुजरिम समझने लगी हूँ। गजल ने कहा, मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें, मगर तुम्हें ऐसे टूटे और बिखरे हुए देखकर मुझे खुद से नफरत हो रही है। मगर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देती। और घुटनों में सर दिए रोने लगी। काफी देर गजल इसी हालत में बैठी रोती रही कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गजल ने उठकर पहले मुंह धोया, फिर जाकर दरवाजा खोला। अफनान ने इसकी हालत को देखकर कहा, तुम ठीक हो? गजल ने इस बात में सर हिलाया। अफनान ने इसको गौर से देखकर पूछा, गजल, कुछ तो हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? इसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थीं कि वह रो रही है। गजल ने कहा, आज जो कुछ भी हुआ इसका ही सोचकर रोना आ गया था। अगर आप वहां नहीं आते तो मेरा क्या होता? अफनान ने इसे समझाते हुए कहा, इसमें इतना रोने की क्या बात है? जो होना था वो हो ही गया है, अब इसके बारे में सोचने का क्या फायदा? गजल ने इसके माथे को देखते हुए कहा, आपकी चोट से अभी भी खून बह रहा है। अफनान ने जवाब दिया, कुछ नहीं होता, मैं दवा लगा लूंगा। गजल ने कहा, मैं लगा देती हूँ, और दवा लेने चली गई। अफनान ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगा। गजल ने उदासी से कहा, बीवी होने का तो आपने हक नहीं दिया, मगर दोस्त होने के नाते ही करने दें। अफनान ने कोई जवाब नहीं दिया और गजल इसके माथे पर दवा लगाने लगी। अफनान ने कहा, आराम से करो। गजल ने फिक्रमंदी से पूछा, सॉरी, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अफनान ने सर नफी में हिलाया और गजल को दवा लगाता देखने लगा। अफनान को कहीं न कहीं ये एहसास था कि वो गजल के साथ जो भी कर रहा है वो गलत है। गजल इसकी बीवी है और किसी और के बारे में सोचना भी इसके लिए गुनाह है। हानिया ने बुरहान को नीचे बैठे देखकर कहा, भाई आप ठीक हैं? कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था और हानिया जानती थी कि बुरहान जब भी गुस्से में होता है ऐसा ही करता है। बुरहान ने कहा, हानी, तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला? हानिया ने पूछा, किससे भाई? बुरहान ने अजियत से कहा, गजल से। हानिया समझ गई थी कि बुरहान गजल की वजह से अपने गुस्से में है। बुरहान ने अजियत से कहा, हानिया, तुम्हें पता है इसने शादी भी कर ली है। हानी, वो मेरे साथ ऐसे कैसा कर सकती है? क्या वो मुझे इतनी जल्दी भूल गई है? हानी, वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मैं नहीं रह सकता गजल के बगैर। हानिया ने कहा, भाई आप संभालें खुद को। हानिया ने कहा, भाई आपके हाथ से खून निकल रहा है, मैं भी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, और वहां से चली गई। बुरहान को अपने जख्म की कोई परवाह नहीं थी। ये जख्म उन जख्मों से कम थे जो गजल ने इसे दिए थे। अरहम ने राबिया को देखकर कहा, खैरियत है, आप इतनी खुश लग रही हैं? राबिया ने कहा, मेरे बेटे की शादी की तारीख तय करके आई हूँ, खुश क्यों ना हूँ? अरहम ने हैरानी से कहा, क्या मतलब अम्मी? राबिया ने कहा, मतलब 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। अरहम ने कहा, मगर अम्मी, इतनी जल्दी आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? राबिया ने कहा, इतनी जल्दी कहाँ है, और तुमसे क्या पूछना था, तुम खुश तो हो इस शादी से। अरहम ने कुछ कहना चाहा, मगर अम्मी, राबिया ने कहा, मगर वगर छोड़ो और शादी की तैयारियां करो, और वहां से चली गई। अरहम बेबसी से उन्हें देखता रहा। परी ने गुस्से से कहा, अफनान, यहाँ अम्मी शादी की तारीख तय कर गई हैं और तुम कह रहे हो मैं क्या करूं? अफनान ने कहा, परी, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारी शादी भाई से होने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। परी ने गुस्से से कहा, बहुत कुछ हो सकता है, तुम गजल को तलाक दे दो। अफनान ने भी गुस्से से कहा, परी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। परी ने तंजिया अंदाज में कहा, क्यों, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? अफनान ने कहा, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मगर मैं गजल को नहीं छोड़ूंगा। परी ने धमकी देते हुए कहा, अफनान, तुम ठीक नहीं कर रहे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अफनान ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, और कॉल बंद कर दी। परी ने गुस्से से कहा, अफनान, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। राबिया ने कहा, अरहम, कहाँ जा रहे हो? अरहम ने कहा, अम्मी, बाहर जा रहा था, आपको कुछ काम था? राबिया ने कहा, परी को शादी की शॉपिंग करवानी है, तुम आज इसको करवाने के लिए ले जाओ। अरहम ने उकताकर कहा, अम्मी, आप ले जाएं इसको। राबिया ने कहा, अरहम, तुम इसको साथ ले जाकर इसकी पसंद की शॉपिंग करवा दो, मैंने इसको कह दिया है, वो तैयार है।
अरहम ने उकता कर कहा, अच्छा ठीक है अम्मी, मैं ले जाता हूँ, और वहां से चला गया। परी ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम कहीं इस खुशफहमी में तो नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर आ गई हूँ तो मैं राजी हूँ। अरहम ने कहा, तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है, इतना ज्यादा गुरूर भी अच्छा नहीं होता। परी ने कहा, गुरूर नहीं, हकीकत है। अरहम ने गुस्से से कहा, तुम्हारी ये जो अकड़ है जल्द ही खत्म हो जाएगी। परी ने कहा, देखते हैं, अगर तुमने शादी से इनकार नहीं किया तो मैं भी तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। अरहम ने कुछ नहीं कहा, वो जानता था परी को समझाना फजूल है। इस एक हफ्ते में परी ने बहुत कोशिश की थी कि ये शादी रुक जाए, मगर जो किस्मत में हो वो तो होकर ही रहता है। आज परी का निकाह भी हो गया अरहम से। परी ने सोच लिया था अब इसे क्या करना है। अब अफनान को हासिल करना इसके लिए बहुत आसान था। गजल जो तैयारियां देखने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नजर बुरहान पर पड़ी। बुरहान को देखते ही इसकी आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। अफनान ने गजल को ऐसे देखते हुए कहा, गजल क्या हुआ, ठीक हो? गजल ने कहा, जी ठीक हूँ, बस सर में कुछ दर्द है। अफनान ने फिक्रमंदी से कहा, इतना काम जो कर रही हो, सर में दर्द होना ही है, कुछ देर आराम कर लो। गजल ने कहा, जी, और अपने आंसुओं को रोकने लगी जो बहने को तैयार थे। अफनान ने कहा, गजल इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम यहाँ बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, और वहां से चला गया। गजल वहीं कुर्सी पर बैठ गई। बुरहान जो कब से इन दोनों को देख रहा था, गजल को अकेला देखकर इसके पास आया और कहा, बहुत खुश होगी ना आप गजल, इतना अच्छा शोहर जो मिल गया है तुम्हें। गजल ने कहा, ऐसा नहीं है। बुरहान ने बेबसी से कहा, गजल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपको क्या मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? गजल ने कहा, बुरहान अब मेरी शादी हो चुकी है, आपके लिए यही अच्छा होगा आप मुझे भूल जाएं। बुरहान ने कर्ब से कहा, अगर आपको भूलना इतना आसान होता तो कसम से अब तक भूल चुका होता, मगर क्या करूं, मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा। काश आप मेरी अजियत का अंदाजा लगा सकती। गजल ने रोते हुए कहा, बुरहान प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करें, पहले ही मैं अपने आप को आपका मुजरिम मानती हूँ। बुरहान ने कर्ब से कहा, गजल पता है मुझे क्या लगता था कि अगर कभी मैं आपसे बिछड़ा तो मर जाऊंगा, मगर अब देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ। गजल ने कहा, बुरहान प्लीज मत करें ऐसा। इससे पहले बुरहान कुछ कहता है, इसने अफनान को देखा जो इसी तरफ आ रहा था। इसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। गजल ने दिल में सोचा, कहीं अफनान ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। अफनान ने कहा, बुरहान तुम यहाँ? बुरहान ने डरते हुए कहा, जी वो आपकी बीवी की तबीयत खराब हो रही थी तो मैं इसके पास आ गया था। अफनान ने मुस्कुरा कर कहा, तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? बुरहान ने जवाब दिया, मुझे लगा आप हम दोनों को साथ देखकर गलत समझेंगे, इसलिए कहा। अफनान ने संजीदगी से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं समझता मैं, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है और मैं आंखों देखो पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं वो गलत होता है। बुरहान ने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अफनान ने कहा, शुक्रिया आपका आने के लिए। बुरहान ने एक नज़र गजल को देखा और कहा, शुक्रिया तो आपका जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, और वहां से चला गया। अफनान ने गजल को देखकर कहा, गजल तुम ठीक हो? गजल ने जवाब दिया, जी मैं ठीक हूँ। अफनान ने नरमी से कहा, अच्छा आओ हम कमरे में चलते हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है, कुछ देर आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। गजल बिना कुछ कहे अफनान के साथ चल पड़ी। परी ने गुस्से से कहा, अरहम तुमने बहुत गलत फैसला किया, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अफनान तुम्हें भी सजा मिलेगी अब मेरे साथ धोखा करने की। तुमने इस गजल को चुनकर अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा तुम सब के लिए। अब तुम्हें हासिल करना मेरी जिद बन गई है और मैं अपनी जिद को पूरा करना अच्छे से जानती हूँ। अरहम गुस्से से कमरे से बाहर आ गया और खुद से कहा, परी तुम आखिर चाहती क्या हो? पहले तुमने मुझसे शादी करने की जिद की, अब तुम मुझसे शादी करने के खिलाफ हो। तुम क्यों कर रही हो ये सब? अगर यही करना था तो पहले ही कर लेती, ऐसे सबकी जिंदगियों के साथ खेलती तो ना। तुम्हारी वजह से आज कोई खुश नहीं है। तुम अपने आप में इतनी मगन हो कि अपने सब रिश्ते खो रही हो। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो बिल्कुल तनहा रह जाओगी, कोई तुम्हारा अपना नहीं रहेगा, सब तुमसे नफरत करेंगे, और शायद मैं भी। अरहम ने आज से पहले खुद को इतना बेबस नहीं समझा था जितना आज समझ रहा था। वो एक हारे हुए जवारी की तरह वहीं बैठ गया। अफनान ने गजल को सोफे पर लेटते हुए कहा, गजल तुम बेड पर लेट जाओ, मैं सो जाऊंगा सोफे पर, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गजल ने कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। अफनान बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि इसको गजल से इतनी हमदर्दी क्यों है। गजल ने नम आंखों से सोचा, अफनान मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आप ये सब हमदर्दी की वजह से कर रहे हैं, वरना तो आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। राबिया ने अरहम को देखकर कहा, अरहम बेटा कहाँ थे तुम सारी रात?
ارحم نے جواب دیا، امی ایک ضروری کام تھا اس لیے باہر گیا تھا۔ رابعہ نے کہا، اچھا بیٹا آ کر کھانا کھا لو۔ ارحم نے کہا، امی میں ابھی آتا ہوں فریش ہو کر۔ رابعہ نے کہا، ٹھیک ہے جلدی آنا اور پری کو بھی اٹھاتے آنا۔ پری جو کب سے اٹھی ہوئی تھی ارحم کو دیکھ کر کہا، کہاں تھے تم ساری رات؟ ارحم نے کہا، تم سے مطلب میں کہیں بھی جاؤں؟ پری نے طنزیہ انداز میں کہا، مطلب تو نہیں ہے مگر تمہاری بیوی ہونے کے ناطے مجھے پتا ہونا چاہیے تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں۔ ارحم نے کہا، تم کسی کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہو۔ پری نے کہا، میرا تو پتا نہیں مگر کم سے کم تم جیسا شوہر میرے قابل ہرگز نہیں ہے۔ ارحم کا دل کیا اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دے جسے کسی کا احساس نہیں ہے، مگر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ پری نے کہا تھا نا تمہیں اتنا مجبور کروں گی کہ تم خود مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ سورج کی کرن جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی اس کی آنکھ کھل گئی۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ مشکل سے اٹھ کر غزل فریش ہونے چلی گئی۔ جیسے ہی غزل باہر آئی، پری کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ پری نے کہا، کیسی ہو؟ غزل نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پری نے کہا، اب یہ میرا بھی گھر ہے اس لیے میں کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ غزل نے کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ پری نے کہا، تمہارا مطلب جو بھی تھا میں سمجھ گئی ہوں۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں تمہیں یہ بتانے آئی کی تھی کہ تم اپنا شوہر کو سنبھال کر رکھو۔ غزل نے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پری نے کہا، اب اتنی بھی انجان مت بنو، تم تو جانتی ہو کہ عفنان مجھے پسند کرتا تھا، لیکن اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے، جس کی بیوی تم جیسی ہو وہ ایسا کرتا ہے، اور میں ہوں بھی کچھ زیادہ ہی خوبصورت، تو اس کا ایسا کرنا بنتا ہے، مگر تم اس کو سمجھانا کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور اس کی بھابھی بھی، تو اب وہ ایسی حرکتیں مت کیا کرے۔ غزل نے کہا، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ پری نے مکاری سے کہا، میرا کام تھا سمجھانا، اب تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں، اور وہاں سے چلی گئی۔ پری کے جاتے ہی عفنان نے کہا، جو ابھی آیا تھا، غزل یہ پری یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ غزل نے کہا، کچھ نہیں، اور وہاں سے چلی گئی۔ عفنان نے کہا، اس کو کیا ہوا؟ پری نے خود سے کہا، واہ پری، تمہارا تو کوئی جواب نہیں، اتنی اچھی اداکاری کی تم نے، واہ مزہ آ گیا، اب باری ہے اگلے قدم کی، چلو میں جب تک تیاری کر لیتی ہوں۔ غزل نے خود سے کہا، پری جو کچھ کہہ رہی تھی کیا وہ سچ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو پری عفنان کی بھابھی ہے، اب تو عفنان اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا ہوگا۔ غزل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس کا سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور کمرے میں اسے گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے وہ باہر کھلی ہوا میں آ گئی۔ پری نے عفنان کو دیکھ کر کہا، کہاں جا رہے ہو عفنان؟ عفنان نے کہا، تم سے مطلب، اور تم نے غزل سے صبح کیا کہا ہے جو وہ اتنی پریشان ہے؟ پری نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے اپنی بیوی کی؟ عفنان نے سخت لہجے میں کہا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ پری نے کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس یہی کہا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ عفنان نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پری نے جواب دیا، اگر یقین نہیں ہے تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے تو یہی کہا ہے۔ عفنان نے کہا، یہ تو اچھا نہیں کر رہی تم۔ پری نے کہا، میں جو بھی کر رہی ہوں تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ عفنان نے کہا، تمہیں کیا ملے گا آخر یہ سب کر کے؟ اس سے پہلے پری کچھ کہتی، اس کی نظر غزل پر پڑی جو اسی طرف آ رہی تھی، اور عفنان کی اس طرف پیٹھ تھی، اس وجہ سے وہ غزل کو نہیں دیکھ سکا۔ پری نے افسوس سے کہا، عفنان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اب میری شادی ہو گئی ہے، میرا نہیں تو کم سے کم اپنے بھائی کا تو سوچو، وہ کیا سمجھے گا، رشتوں کا تو خیال کر لو۔ عفنان نہ سمجھی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پری نے معصومیت سے کہا، غزل تم ہی سمجھاؤ اپنے شوہر کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ چاہتا ہے۔ عفنان نے جلدی سے کہا، غزل ایسا کچھ نہیں ہے۔ پری نے طنزیہ انداز میں کہا، عفنان غزل اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن کر بھی تمہاری بات کا یقین کرے گی۔ عفنان نے غزل کو یقین دلانا چاہا کہ غزل تم اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ غزل بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ عفنان نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے عفنان کی ایک بھی نہیں سنی۔ عفنان نے غصے سے پری کو کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پری نے طنزیہ انداز میں کہا، مجھے چھوڑو، پہلے اپنی بیوی کو تو منا لو۔ عفنان نے کہا، اسے تو میں منا لوں گا، اور وہاں سے چلا گیا۔ پری نے خود سے کہا، دیکھتے ہیں کب تک تم اور غزل ایک ساتھ رہتے ہو۔ عفنان نے غزل سے کہا، جس نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، غزل میری بات سنو۔ غزل نے روتے ہوئے کہا، عفنان پلیز، آپ مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔
अफनान ने कहा, गजल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर तुम मेरी बात तो सुनो। गजल ने रोते हुए कहा, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज यहाँ से जाएं। अफनान ने बहुत कोशिश की मगर गजल ने दरवाजा नहीं खोला। परी ने अफनान को देखकर तंज किया, क्या हुआ अफनान, क्या गजल ने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया? अफनान ने कहा, परी तुम इतना गिर सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। परी ने तंजन कहा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम कह रहे हो मैं इतना गिर गई हूँ। अफनान ने कहा, शर्म आनी चाहिए परी तुम्हें ये सब करते हुए। परी ने कहा, अगर आती होती तो ये सब करती क्या? अफनान ने कहा, खुद भी उतरा है आसमान से मुझको पस्ती में डालने के लिए, खुद भी बदनाम हो रहा है कोई मुझ पर तोहमत उछालने के लिए। अफनान ने कहा, तुम बहुत पछताओगी परी, तुम्हारा गुरूर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और वहां से चला गया। परी ने कहा, देखते हैं कौन पछताएगा। गजल ने रोते हुए कहा, गम के साए ढल जाते मुमकिन था कि संभल जाते, तुम जो बदले तो ख्याल आया काश के हम भी बदल जाते। तो क्या परी जो कुछ कह रही थी क्या वो सच था? मगर अफनान ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा नहीं अपने भाई का ही सोच लेते अफनान आप। कब से रोने की वजह से इसकी आंखें लाल हो गई थी, इसके सर में भी शदीद दर्द हो रहा था और मुश्किल से ही वो उठी, मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारे, मगर सर में दर्द की शिद्दत से इससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। गजल ने खुद को नॉर्मल किया और कमरे से बाहर आई। राबिया ने गजल को देखकर पूछा, गजल बेटा क्या हुआ? गजल ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। राबिया ने कहा, अच्छा अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं अफनान से कहूँ वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। गजल ने कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सर दर्द है, दवा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। राबिया ने कहा, अच्छा बेटा तुम ऐसा करो अपने कमरे में जाकर आराम करो। गजल ने लापरवाही से कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। राबिया ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे कैसे खुद ही ठीक हो जाएगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, ये मेरा हुक्म है। राबिया की बात सुनकर गजल की आंखों में आंसू आ गए कि इसकी सगी माँ भी इसकी ऐसी फिक्र नहीं करती थी। राबिया ने कहा, क्या हुआ गजल, रो क्यों रही हो? गजल ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंखों में आंसू आ गए। राबिया ने कहा, अच्छा तो जाओ जाकर आराम करो। गजल ने कहा, जी, और वहां से चली गई। गजल जैसे ही कमरे में आई, अफनान ने कहा, गजल प्लीज मेरी बात सुनो। गजल ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अफनान ने कहा, गजल जो तुम समझ रही हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, परी ने तुमसे झूठ कहा है। गजल ने कहा, झूठ परी ने नहीं आपने बोला है, आपने मुझे ही नहीं बल्कि अपने भाई को भी धोखा दिया है। अफनान ने इसे समझाना चाहा, गजल ऐसा नहीं है। गजल ने गुस्से से कहा, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। वो आपकी भाभी है, अगर आपको इससे इतनी ही मोहब्बत है तो आप पहले मुझे तो आजाद कर देते इस रिश्ते से, फिर चाहे इसके साथ कुछ भी करते। अफनान ने गुस्से से कहा, बस करो गजल, अगर मुझे इससे मोहब्बत होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, और मुझे रिश्तों की अहमियत का पता है। और रही बात तुम्हें आजाद करने की तो वो मैं कभी नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। और वहां से चला गया। गजल वहीं बैठकर रोने लगी। अफनान गुस्से से घर से बाहर निकल आया क्योंकि कुछ वक्त वो तन्हा रहना चाहता था और इसने सोचा, गजल तुम्हें कैसे किसी की बातों का यकीन हो सकता है? मैं मानता हूँ मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और परी से मोहब्बत भी करता था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। परी अब मेरे दिल में नहीं है, मगर तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं, तो तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। देखी जो तेरी बेरुखी तो आंखों से आंसू निकल पड़े, सोचा ना था कभी हमने जो इस राह पर चल पड़े। काफी देर बाद अफनान घर वापस आया तो गजल वहीं बैठी थी जहां पहले थी। अफनान ने एक नजर गजल को देखा और फ्रेश होने चला गया। गजल भी बिना कुछ कहे वहीं बैठी रही। अफनान ने बाहर आकर सर्द लहजे में कहा, ऐसे नीचे बैठने रहने से बीमार पड़ जाओगी, बेड पर लेट जाओ। गजल ने बिना देखे कहा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अफनान ने सर्द लहजे में कहा, ऐसे नीचे बैठे रहने से बीमार पड़ जाओगी, बेड पर लेट जाओ। नाराजगी अपनी जगह पर, इसे अभी भी गजल की फिक्र थी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गजल ने बिना अफनान की तरफ देखे कहा। अफनान ने इसे बाजू से पकड़कर उठाया। तुम समझती क्या हो खुद को, चुपचाप जाकर लेट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अफनान ने सख्त लहजे में कहा। अफनान के लहजे में कुछ था, एक पल को गजल भी डर गई, इसलिए बिना कुछ कहे जाकर लेट गई। अफनान भी बिना कुछ कहे सोफे पर लेट गया। नींद तो दोनों की आंखों से दूर थी। गजल को अफनान का ऐसे चुप रहना बदगुमान कर रहा था और अफनान को गजल की बेएतबारी का दुख था। सुबह फजर के वक्त अफनान की आंख खुली, इसने बेड पर गजल को ना पाकर उठ बैठा। इसने इर्द गिर्द देखा तो इसकी नजर गजल पर पड़ी जो नमाज पढ़ रही थी। वो उठा और फ्रेश होने चला गया।
افنان فریش ہو کر آیا۔ غزل اب دعا مانگ رہی تھی۔ افنان اسے مکمل اگنور کیے اپنا کام کرنے لگا۔ غزل بھی بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ بچھڑنے کا وہ پہلے سے تہیہ کر چکا تھا۔ اسے میری طرف سے بدگمانی چاہیے تھی۔ افنان میں تمہارے اور غزل کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر دوں گی کہ تم کبھی اسے ختم نہیں کر پاؤ گے۔ پری کہتے ہوئے ہنسنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ ارحم جو ابھی آیا تھا پری سے کہا۔ آپ سے مطلب؟ پری نے غصے سے کہا۔ شوہر ہوں تمہارا، میرا حق ہے تم سے پوچھنے کا، ارحم نے کہا۔ زبردستی کے شوہر ہو اس لیے مجھ پر حق نہیں ہے تمہارا، پری نے سختی سے جواب دیا۔ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے تو تم بھائی اور غزل کو کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ کم سے کم ان کو تو سکون سے رہنے دو، ارحم نے بے بسی سے کہا۔ ارے واہ کتنی فکر ہے تمہیں غزل کی، لگتا ہے ابھی بھی محبت ہے، پری نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے پری، اب وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، میں اب ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، ارحم نے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے اور میں مان لوں گی، پری نے کہا۔ پری تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر پلیز ان دونوں کو آرام سے رہنے دو، ارحم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ پری بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ ارحم بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ غزل بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ رابعہ نے غزل سے کہا۔ جی میں ٹھیک ہوں، غزل نے جواب دیا۔ تو تم ٹھیک سے ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ رابعہ نے کہا جو کب سے غزل کو ایسے اداس بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وہ بس بھوک نہیں ہے، غزل نے کہا اور ایک نظر افنان کو دیکھا جو سب سے بے خبر کھانا کھا رہا تھا یا شاید ایسا ظاہر کر رہا تھا۔ امی میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس سے۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو اچھے سے، رابعہ نے کہا۔ میں نے کر لیا، افنان نے کہا اور بنا غزل کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ غزل مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اتنی بیوقوف ہوگی، پری نے غزل سے کہا جو دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غزل نے سرد لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہیں کہا میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں مگر تم نے تو اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ ویسے اب مجھے پتا چلا کہ تمہاری کیا جگہ ہے افنان کی زندگی میں۔ تم شاید یہ سوچ کر اس سے پوچھتی تھی کہ وہ تمہیں یقین دلائے گا کہ اس کی زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، مگر اس کو تو بہانہ مل گیا۔ اب اگر تم سمجھدار ہوتی تو سمجھ جاتی کہ اگر وہ سچا ہوتا تو تمہیں یقین دلانے کی کوشش کرتا، نہ کہ تم سے ناراض ہوتا، پری نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایک پل نہیں رہتی، مگر ہمت ہے تمہاری جو اتنا کچھ برداشت کر رہی ہو۔ غزل کو خاموش دیکھ کر پری نے دوبارہ کہا، مگر غزل نے کچھ نہیں کہا۔ پری کو اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ اس کی باتوں کا غزل پر بہت اثر ہوا ہے، اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب اسے پتا تھا غزل خود ہی اپنے رشتے کو کھو دے گی۔ اب پری کو ایک آخری کام کرنا تھا جس کے بعد غزل خود ہی اس رشتے کو ختم کر دے گی۔ افنان کا کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار اسے غزل کا خیال آ رہا تھا۔ غزل کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا، اسے کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، مجھے غزل سے بات کرنی چاہیے، نہیں تو وہ مجھ سے اور بدگمان ہو جائے گی، افنان نے خود سے کہا۔ اور وہ کل ہی غزل کو سمجھانا چاہتا تھا مگر غزل کی وجہ سے اسے غصہ آ گیا، اس لیے بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبح بھی اس کی انا اس رشتے کے بیچ آ گئی تھی۔ وہ مرد ہو کر کیسے غزل کے آگے منت کر سکتا تھا؟ اس وجہ سے بنا کچھ کہے آفس آ گیا تھا، مگر اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا مگر اسے غزل کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اب افنان نے سوچ لیا تھا وہ غزل کو منا لے گا، اب وہ اس رشتے میں دراڑ نہیں آنے دے گا۔ غزل کے دماغ میں ابھی بھی پری کی باتیں گونج رہی تھی۔ کیا پری ٹھیک کہہ رہی ہے؟ مجھے ہی افنان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، غزل نے سوچا۔ اگر افنان سچ میں بے گناہ ہے تو انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ کیوں نہیں کہا؟ پری ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر وہ سچے ہوتے تو ثابت کرتے، ایسے چپ نہیں رہتے، شاید میں نے ہی سمجھنے میں غلطی کر دی ہے، غزل نے سوچا۔ اب میں نے سوچ لیا ہے، مجھے اب کیا کرنا ہے، غزل نے سنجیدگی سے کہا۔ غزل کب سے افنان کا انتظار کر رہی تھی، اب وہ اور اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اب اسے افنان سے بات کرنی تھی۔ کیا ہوا غزل، افنان کا انتظار کر رہی ہو؟ پری نے غزل سے کہا۔ غزل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے کیا سوچا، تم کیا کرو گی اب؟ پری نے غزل سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ غزل نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ مطلب کہ اگر تم اور افنان اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو کیا فائدہ ایسے رشتے کا؟ اس سے اچھا ہے تم اس رشتے کو ختم کر دو تاکہ افنان بھی خوش رہے اور تم بھی، پری نے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ میں اچھے سے جانتی ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، غزل نے غصے سے کہا۔ میں تو تمہیں بہن ہونے کے ناطے مشورہ دے رہی تھی، آگے تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو کرو، پری نے کہا۔ غزل بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ پری وہیں کھڑی اپنی جیت پر مسکرانے لگی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی،
इफ़नान जैसे ही घर में दाखिल हुआ, परी ने कहा जो वहीं खड़ी थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अफ़नान ने कहा। इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, परी ने कहा। बकवास बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा क्या इरादा है, इफ़नान ने सख्ती से जवाब दिया। इफ़नान तुम गुस्से में कितने प्यारे लग रहे हो, परी ने ढीठपन से कहा। अफ़नान का दिल किया एक थप्पड़ रसीद कर दे, मगर वो ज़ब्त करता हुआ वहाँ से चला गया। परी ने मुस्कुराकर खिड़की में खड़ी गज़ल को देखा जो इन्हें ही देख रही थी। गज़ल ने इनको देखा और अज़ियत से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब इसके लिए फैसला करना और भी आसान हो गया था। इफ़नान जो परी की वजह से गुस्से में था, गज़ल को देखकर इसका सारा गुस्सा खत्म हो गया था। गज़ल ने इफ़नान को देखा जो इसी को देख रहा था। गज़ल ने पहले ही सोच लिया था इसे क्या करना है। गज़ल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अफ़नान ने गज़ल का हाथ पकड़कर कहा। आज इसने सोच लिया था वो सब गलतफ़हमियां दूर कर देगा। दूर रहें मुझसे, गज़ल ने इफ़नान का हाथ बेदर्दी से झटक दिया। गज़ल मैं जानता हूँ तुम परी की वजह से बदगुमान हो, मगर मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, इफ़नान ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी समझाने की, मैंने सब कुछ देख लिया है कि आप कितने सच्चे हैं, गज़ल ने सख्ती से कहा। गज़ल ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो सोच रही हो, इफ़नान ने इसे समझाना चाहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है, गज़ल ने सर्द लहजे में कहा। अफ़नान ने नासमझी से गज़ल को देखा। मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकती, मैं थक चुकी हूँ इस अनचाहे रिश्ते से। अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, गज़ल ने कहा। मतलब तुम मुझसे तलाक चाहती हो? अफ़नान ने अज़ियत से कहा। जी हाँ, अब मैं और आपके साथ नहीं रह सकती, गज़ल ने कहा। रह लोगी क्या मेरे बिना? अफ़नान ने इसको खुद के करीब किया। गज़ल और अफ़नान के चेहरे में 1 इंच का फासला था। हाँ, रह लूँगी, गज़ल ने बेबसी से अफ़नान की कुर्बत से निकलते हुए कहा। तो ठीक है, जो तुम चाहती हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अफ़नान ने गज़ल को खुद के बेहद करीब किया। गज़ल की सांसों की आवाज़ भी अब अफ़नान को सुनाई दे रही थी। ज़ब्त की वजह से अफ़नान की आंखें लाल हो चुकी थीं। गज़ल ने खुद को अफ़नान के हसार से छुड़वाना चाहा, मगर अफ़नान ने मज़बूती से इसको पकड़ा हुआ था। अफ़नान छोड़े मुझे, गज़ल ने बेबसी से कहा। लो छोड़ दिया तुम्हें, अफ़नान ने अज़ियत से कहा और एक झटके से गज़ल को छोड़ा और वहाँ से चला गया। अगर कुछ देर और रुकता तो शायद खुद को हार देता। गज़ल वहीं बैठी रोने लगी। अफ़नान कहाँ जा रहे हो? परी जिसने इनकी सब बातें सुन ली थी, वहाँ अफ़नान को जाता देखकर कहा, तुमने अच्छा नहीं किया परी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सगी बहन के साथ ऐसा करते हुए। तुम और कितना गिरोगी? अफ़नान ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब तुम्हारी बीवी को ही तुम पर यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? परी ने तंज़िया अंदाज में कहा, इसे मुझ पर यकीन हो या ना हो, इससे तुम्हें क्या, ये हमारा मामला है। तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, इफ़नान ने कहा। मैंने तो वही कहा है जो सच है, और वैसे भी अब जब तुम और गज़ल एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का? इससे अच्छा है तुम दोनों अलग हो जाओ, परी ने कहा। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अफ़नान ने कहा। तुम्हें ऐसा करना होगा। अगर गज़ल तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और वैसे भी अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो वो और भी बहुत से रास्ते हैं, परी ने कहा। और भी रास्ते हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? अफ़नान ने कहा। इतने तो तुम जानते ही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, और ये और बात है कि तुम मेरे मुँह से ही सुनना चाहते हो, परी ने कहा। तुम अच्छा नहीं कर रही, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ भी, इफ़नान ने कहा और वहाँ से चला गया। इससे ज़्यादा और क्या ही बुरा हो सकता है, परी ने दिल में कहा। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होने वाला गज़ल, परी ने कहा। परी जानती थी अब अगर वो गज़ल को कुछ भी कहेगी तो वो यकीन कर लेगी। गज़ल ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा अफ़नान कहेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, मगर इसने तो तुम्हें साफ ये कह दिया कि वो तुम्हें छोड़ देगा। मतलब वो पहले से ही तैयार था कि कब तुम इसको ये सब कहो और वो सारा इल्ज़ाम तुम पर डालकर खुद मासूम बन जाए। परी ने तंज़िया कहा, अभी भी वक़्त है गज़ल, रिश्ते तो तुम अब बचाने से रही, कम से कम अपनी बात का मान तो रख लेना, परी ने कहा और वहाँ से चली गई। गज़ल जिसे लग रहा था वो गलत कर रही है, परी की बातों की वजह से वो फिर से बहक गई। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गज़ल को नहीं छोड़ सकता। मैं मानता हूँ कि मैं इस शादी के खिलाफ था, मगर अब नहीं हूँ। परी की असलियत देखकर मुझे एहसास हो गया है कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। मैं गज़ल को समझा लूँगा, मगर इसे छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं है। गज़ल अब मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी आदत बन चुकी है, इफ़नान ने सोचा। अब मुझे और नहीं रोना, जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी की परवाह करूँ? अब मैं थक गई हूँ सबकी नफ़रतें बर्दाश्त करते-करते। अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। अब मैं नहीं इस रिश्ते को निभा सकती, गज़ल ने खुद से कहा। गज़ल ने अपने आँसू साफ़ किए और खुद को नॉर्मल किया। अब इसने सोच लिया था वो बेहिस लोगों के लिए नहीं रोएगी।
इफ़नान कमरे में दाखिल हुआ। इसने सोच लिया था अब वो गज़ल को समझा देगा, मगर इसे गज़ल कमरे में कहीं नज़र नहीं आई। इफ़नान वहीं सोफ़े पर बैठकर इसका इंतज़ार करने लगा। थकन की वजह से उसे नींद आने लगी और वो वहीं सोफ़े पर लेट गया। गज़ल जैसे ही कमरे में आई, इसकी नज़र इफ़नान पर पड़ी, जो सोफ़े पर लेटा सो रहा था। गज़ल के दिल में एक चुभन सी हुई, मगर गज़ल इसे मुकम्मल इग्नोर किए बेड पर लेट गई। मगर इसका ध्यान अभी भी सिर्फ़ अफ़नान के चेहरे पर था। सोते हुए वो बहुत ही मासूम लग रहा था। काश आपका दिल भी आपकी तरह ही खूबसूरत होता तो आज हमारे दरमियान इतनी दूरियां नहीं होती, गजल ने सोचा। परी तुम आखिर करना क्या चाहती हो? परी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, अरहम ने कहा, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुम ऐसे सवाल करके खराब मत करो। परी ने कहा। परी, अरहम ने कहा। मगर परी आराम से जाकर लेट गई। अरहम एक सर्द निगाह इस पर डालकर बाहर चला गया। शोहर नहीं, ऐसा लगता है जैसे जासूस हो, जब देखो सवाल जवाब करता रहता है। परी ने खुद से कहा। चलो, मैंने कौन सा इसके साथ सारी उम्र रहना है, परी ने सोचा और इफ़नान और गज़ल के बारे में सोचने लगी। मैं ऐसे कैसे सो गया, मुझे तो गज़ल से बात करनी थी। इफ़नान ने खुद से कहा जो अभी उठा था। इसने गज़ल को देखा जो अभी फ्रेश होकर आई थी। गज़ल इफ़नान को मुकम्मल इग्नोर किए अपना काम करने लगी। गज़ल, इफ़नान ने गज़ल को पुकारा, मगर गज़ल ने कोई जवाब नहीं दिया। गज़ल, प्लीज़ एक बार तो मेरी बात सुन लो, इफ़नान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं अपना फैसला आपको सुना चुकी हूँ। आपके लिए अच्छा होगा आप खुद ही मुझे छोड़ दें, वरना। गज़ल ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। इफ़नान ने कहा, आपके साथ तो मैं अब और नहीं रह सकती और अलग होने के और भी रास्ते हैं। गज़ल ने संजीदगी से कहा। गज़ल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इफ़नान ने बेबसी से कहा। आप भी तो यही चाहते थे ना, अब मैं वही कर रही हूँ जो आप चाहते थे। चाहता था, मगर अब मैं ऐसा नहीं चाहता। इफ़नान ने कहा। आप अब क्यों नहीं चाहते? आपकी ख्वाहिश तो अब पूरी हो रही है। आपको तो खुश होना चाहिए। गज़ल ने तंज़िया अंदाज में कहा। नहीं हूँ मैं अब खुश, मोहब्बत करने लगा हूँ अब मैं तुमसे, आदत बन गई हो मेरी तुम। इफ़नान ने बेबसी से कहा। मोहब्बत, वो भी मुझसे? मैं अब भी वही हूँ जिसको आपने शादी की पहली रात ही बता दिया था। आपके लिए मैं क्या हूँ? अब आप कह रहे हैं आपको मुझसे मोहब्बत है। गज़ल ने अज़ियत से हंसते हुए कहा। अब गज़ल की आंखों में भी आंसू थे। गज़ल, मैं तुमसे इन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मगर प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इफ़नान ने कहा। सच में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इस बात को साबित करें। गज़ल ने कहा। गज़ल, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इफ़नान ने कहा। मुझे तब यकीन आएगा कि आपको मुझसे मोहब्बत है जब आप मुझे छोड़ देंगे। गज़ल ने संजीदगी से कहा। गज़ल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसके सिवा जो तुम कहोगी मैं कर लूँगा, मगर ये मुझसे नहीं होगा। इफ़नान ने बेबसी से कहा। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या आप मेरी खुशी के लिए ये नहीं कर सकते? गज़ल ने कहा। गज़ल, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी-सी भी जगह नहीं है? इफ़नान ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। नहीं, आपके लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं है। औरत मोहब्बत के बगैर तो रह सकती है, मगर इज़्ज़त के बगैर नहीं। आपके लहजे ने मेरे दिल से आपके लिए जो भी एहसासात थे वो सब ख़त्म कर दिए हैं। अब मेरे दिल में कुछ नहीं है सिवाय नफ़रत के। गज़ल ने सर्द लहजे में कहा। गज़ल, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा। इफ़नान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ, अब मुझे किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गज़ल, इतनी बेरहम मत बनो, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। इफ़नान ने बेबसी से कहा, और मैं आपके साथ नहीं रह सकूँगी। अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इसको साबित करें। गज़ल ने कहा। गज़ल, प्लीज़। इफ़नान ने गज़ल का हाथ पकड़कर मिन्नत भरे लहजे में कहा। दूर रहें मुझसे, नफ़रत है मुझे आपसे बेइंतहा, हाथ मत लगाएं मुझे। गज़ल ने चिल्लाकर कहा और वहीं बैठकर रोने लगी। इफ़नान के पास अब कुछ नहीं था कहने के लिए। वो आज बिल्कुल हार गया था। आज इसने गज़ल को खो दिया। इफ़नान अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इफ़नान ने अज़ियत से गज़ल को देखा, जो चेहरे पर हाथ रखे रो रही थी, और एक नज़र गज़ल को देखकर वहाँ से चला गया। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।